पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी पर डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 7 बजे मेहुल चोकसी पर सुनवाई शुरू हुई। आरोप है कि 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ से डोमिनिका गया था, जहां 25 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सीबीआई के डीआईजी की अगुवाई में एक टीम डोमिनिका गई है ताकि मेहुल चोकसी को भारत वापस लाया जा सके। हालांकि इस बीच मेहुल चोकसी के भाई चेतन चोकसी ने वहां के विपक्ष के नेता को रिश्वत देकर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता लेनेक्स लिंटन ने रिश्वत लेने के आरोप से इनकार किया। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि उनके पति पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। एंटीगुआ से उनका अपहरण किया गया था। My husband was kidnapped on Sunday, 23rd May at about 5:30. वो उनके खुद के बल पर नहीं गए हैं, उनका किडनैपिंग हुआ है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे किस आधार पर आएंगे, इसको जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। कल परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई ने ट्वीट कर बताया, 12वीं के नतीजे जारी करने की पद्धति पर काम चल रहा है। तय होने के बाद हम इसे लोगों के बीच रखेंगे। अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और छात्रों को धैर्य रखते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीडीटी को चाहिए कि पिछले 2-3 साल के असेसमेंट के आधार पर नतीजों को घोषित करे। 12वीं का असेसमेंट हो रहा है तो 12 साल से कम हमारे साथ ये बच्चे पढ़ रहे हैं और पिछले 2-3 साल के हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि ये रिजल्ट 3 घंटे के एग्जाम से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट होगा। इस बीच कई राज्यों के बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सीबीएसई और आईसीएसई के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। नतीजों के पहले विश्वविद्यालय ने भी अपने यहाँ एडमिशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। JNU, the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. If the entrance is delayed due to the pandemic situation, we will surely adjust our academic calendar. सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए केंद्र से अब तक के वैक्सीन बजट, खरीदी और वितरण का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 18 से 44 उम्र वालों के लिए बनी वैक्सीन पॉलिसी भी स्पष्ट करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 18+ के लिए वैक्सीन पर पूछा, क्या 18 से 44 की 50% आबादी वैक्सीन खरीदने में सक्षम है? वैक्सीन की खरीदी पर पूछा, राज्यों को वैक्सीन खरीदी वितरण देना क्या जिम्मेदारी छोड़ना है? वैक्सीन की कीमत पर पूछा, कई लोग ऊंची कीमत दे रहे हैं, टीके की एक कीमत क्यों न हो? वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन पर पूछा, जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो कोविन पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दिसंबर तक पूर्ण वैक्सीनेशन का रोड मैप भी देने को कहा। केंद्र को सारे सवालों पर 2 हफ्तों में हलफनामा देना होगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, साल के आखिर तक पूरे देश का टीकाकरण कर दिया जाएगा। फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र सरकार की बातचीत चल रही है। चर्चा सफल रही तो वैक्सीनेशन की मियाद बदल भी सकती है। देश में कोरोना पर वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी को शुरू हुई थी। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर कई विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत को 5 से 6 करोड़ वैक्सीन डोज देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक फाइजर की ओर से वैक्सीन की सप्लाई पर बातचीत जारी है। दोनों पक्षों में वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के सवाल और हट जाने पर फैसला होना बाकी है। फाइजर कंपनी वैक्सीन लगने के बाद मौत या लकवा होने जैसे मामलों में हर्जाना देने में राहत चाहती थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में कुछ सहमति बनने की खबर है। माना जा रहा है कि जुलाई के बाद फाइजर की डोज भारत को मिल सकती है। इससे मॉडर्ना की खरीदी का रास्ता भी साफ हो सकता है। कोरोना को शरीयत में दखलंदाजी का नतीजा और आसमानी इंसाफ बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवाद खड़ा कर दिया है। हसन ने कहा है कि मुसलमानों से नाइंसाफी की वजह से ही कोरोना संक्रमण फैला और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ये जो नाइंसाफियां हुई हैं, उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार ने इसे फसाद फैलाने की साजिश बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद वो हिंदुस्तानी कम है, कट्टरपंथी ज्यादा हैं, फसाद फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी ने कहा, हसन का बयान 2022 के यूपी चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति का हिस्सा है।
ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और ISIS की बोली एक सी है। समाजवादी पार्टी ने हसन के बयान से खुद को अलग नहीं किया है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए मरीज मिले। 2,31,456 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 3,207 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में करीब 600 डॉक्टरों ने भी जान गंवाई है, जबकि पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की मौत हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 107, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 67, राजस्थान में 43, झारखंड में 39 और आंध्र एवं तेलंगाना में 32 डॉक्टरों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 576 नए मामले आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। GDP के आंकड़ों को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम को कड़ा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस महामारी के वक्त भी आंकड़ों की हेराफेरी की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। वित्त राज्य मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए चिदम्बरम पर झूठा तथ्य रखने का आरोप लगाया और पूछा, क्या 2020-21 की चौथी तिमाही में GDP 1.6% नहीं बढ़ी? क्या 2021-22 में GDP में 12.5% की वृद्धि का अनुमान नहीं है? क्या महामारी में विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं सिकुड़ी है? क्या फ्रांस में 8.2%, UK में 9.9% की गिरावट दर्ज नहीं हुई? GDP में 7.3% की गिरावट को लेकर चिदम्बरम ने PM मोदी पर निशाना साधा था। सरकार को आर्थिक मोर्चे पर नाकाम बताया था। भारत सरकार के नए IT नियमों पर विवाद के बीच गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि गूगल कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन है। ऐसे में भारत सरकार के नए IT नियम गूगल पर लागू नहीं होते हैं। गूगल ने ये याचिका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ दी है, जिसमें एक महिला के पॉर्न वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड करने के मामले में फैसला सुनाया गया था। गूगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सूत्रों के मुताबिक 28 मई को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के व्यवहार को सरकार ने तानाशाही करार दिया है और कहा है कि किसी भी मुख्य सचिव का काम मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ की तरह काम करना नहीं हो सकता। बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल से बात की और चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच बंगाल में हिंसा का दौर अब भी जारी है। 24 परगना के भाटपारा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ। पीड़ित ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर रेप का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के खिलाफ बीजेपी जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी। भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई और तय किया गया कि देश भर के नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। देश में 5G नेटवर्क के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जूही चावला ने अपनी याचिका में 5G नेटवर्क पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि 5G नेटवर्क से मनुष्यों को गंभीर खतरा होगा और धरती पर कोई भी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, कीट और पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति ने सुनवाई की प्रक्रिया को हैक कर लिया और फिल्मी गीत गाने लगा। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी रेसलर सुशील कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार की 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस को अब तक सुशील कुमार का मोबाइल फोन, घर में लगे CCTV कैमरे का DVR और घटना के वक्त पहने हुए कपड़े नहीं मिले हैं। पुलिस सुशील को रिमांड पर लेकर ये जानकारी हासिल करना चाहती है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस को 2 बार सुशील कुमार की रिमांड मिल चुकी है। पहली बार 6 दिनों के लिए और दूसरी बार 4 दिनों के लिए, लेकिन इस दौरान भी सुशील ने कोई जानकारी नहीं दी।
असम के होजई में डॉक्टरों पर जानलेवा हमले के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को होजई के अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टरों को पीटा था। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आईएमए ने चिट्ठी लिखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि इस बर्बर हमले में शामिल 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि न्याय किया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.